आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 24 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर 2022 के बाद रशिया ने किया सबसे बड़ा हवाई हमला। गजा में 8 ट्रक्स दाखिल, लेकिन भूख और बारूद का राज बरकरार। यूनाइटेड नेशंस के चीफ का हिला देने वाला बयान, कहा गजा में जंग का सबसे जालिमाना फेज है जारी, मदद के ट्रक्स भी लूटे गए। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी, कहा अगर कोई हिमाकत की तो वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा कर देंगे हाल। बशर अल असद के बाद सीरिया में प्रो ईरान फिलिस्तीनी मूवमेंट्स का निकलना शुरू, अमेरिका को खुश करने के लिए अल शरा का एक्शन। और लेबनान ने भी तेज की कार्रवाई, फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स में लड़ाकों से हथियार छीनने का अमल किया शुरू। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं इस शो की। रशिया ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। 2022 के बाद सबसे शिद्दत भरा अटैक ये माना जा रहा है। कीव के रिहायशी इलाके बुरी तरीके से निशाना बनाए गए हैं और डिनिप्रो में भयानक आग लगने की तस्दीक हुई है। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने कुछ ड्रोन्स गिराने का दावा तो जरूर किया है, लेकिन रशिया के मजीद हमलों का खौफ अब भी बरकरार है। रात भर शहर में कीव में सायरन्स बजते रहे, लोग सबवे स्टेशंस में जाके पनाह लेते रहे, अपनी जान बचाते रहे। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मिसाइल्स और ड्रोन का मलबा शहर के 4 अलग अलग इलाकों में गिरा है। उधर सोलोमियांस्की डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह आग भड़क उठी, 6 लोग जख्मी हो गए। मेडिकल केयर में अब भी उनका इलाज जारी है। यह हमला उस वक्त हुआ जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान कल ही कैदियों के तबादले की एक बहुत बड़ी डील हुई। कैदी अदला बदली भी हुए। पहला फेज इस अदला बदली का शुरू हुआ था, लेकिन फिर रूस ने हमला कर दिया। इस्तांबुल में दोनों तरफ से सिपाहियों और सिविलियंस का एक्सचेंज अप्रूव हुआ था, मगर इस डेडली हमले ने एक बार फिर सब कुछ उल्टा कर दिया है। अमन का रास्ता अब और मुश्किल लगता है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स कमज़ोर पड़ रहे हैं और यूक्रेन के पीछे से दुनिया का सपोर्ट भी हल्का होता जा रहा है। लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे यूक्रेन का साथ, और रूस भी यूक्रेन पर हमले करना नहीं छोड़ रहा। अब बात गजा की। करेम शलोम से 8 ट्रक्स तो आए, 8 मदद देकर, लेकिन गजा में अब भी सिर्फ भूख और बारूद का राज है। सऊदी न्यूज़ चैनल अल हद्दाद के मुताबिक शनिचर की सुबह गजा स्ट्रिप के साउथ के हिस्से में, जनूबी हिस्से में करेम शलोम क्रॉसिंग के रास्ते से कुछ 8 ट्रक्स अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन ये ट्रक्स चाहे जितने भी हों, गजा के लोगों की भूख के समंदर में ये सिर्फ एक खतरा है। गजा में आज भी लोग रोटी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भाग रहे हैं। मदद और ज़रूरत के दरमियान फासला सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का नहीं, ये फासला तो इस जहां से उस जहां तक का हो चुका है। यहाँ रोटी की बारिश नहीं हो रही, बल्कि गोली और बम की बारिश हो रही है। लाखों घरों की छतें उड़ गई हैं, आसमान से मौत उतर रही है और हर तरफ एक ही घंटी बज रही है, जान बचाओ, भागो, छुप जाओ। 8 ट्रक्स की तस्वीरों से दुनिया को दिखाया जा रहा है कि कुछ हो रहा है, हम मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन असली सूरत हाल ये है कि गजा में इंसानियत का इंतहाई संगीन इम्तिहान हो रहा है, जिसका नतीजा हर रोज़ आता है, जिसके आंकड़े मैं आपको रोज़ बताता हूँ। ये ऐसा इम्तिहान है जिसके नतीजों के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हर नया दिन एक नई कत्लगाह का मंजर लेकर आता है और हर उदास माँ हर रोटी को हर बच्चे के लिए एक जंग की तरह हासिल करती है। एड अगर वाकई मैसर होती तो गजा के आसमान से पहले बम नहीं, रोटी गिरती। गजा में जंग का सबसे जालिम मरहला चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने इसका खुलासा किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा के लोग इस जंग का सबसे जालिमाना मरहला, सबसे जालिमाना फेज झेल रहे हैं। इसराइली ब्लॉकेड में थोड़ी नरमी के बाद कुछ 8 ट्रक्स गजा में दाखिल तो हुए, लेकिन इनमें से कई ट्रक्स को लूट लिया गया। इसराइल ने कुछ हद तक मदद की, इजाज़त भी दी मदद की, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नई और ज़बरदस्त मिलिट्री ऑफेंसिव भी जारी है, जिसका निशाना हमास है, लेकिन जिसकी कहते ना शिकार आम लोग बन रहे हैं। गजा के सिविल डिफेंस अफसर मोहम्मद अल मुगैयर के मुताबिक सिर्फ जुमे को ही कम अज़ कम 71 लोग गजा में शहीद हो गए, इसराइली एयर स्ट्राइक्स की खुराक बन गए।
जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। लोग बहुत से अब भी ऐसे हैं जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। वो जख्मियों में शुमार होंगे या शहीदों में, पता नहीं। गुटरेस ने इसराइल से कहा है कि वो इंसानी मदद की रवानी में रुकावट न डाले बल्कि उसे आसान बनाए। सोचिए, यूएन को किससे आसानी से उम्मीद है। बढ़ते हैं सर आगे। गजा से एक दिल हिला देने वाली कहानी सामने आई है। डॉक्टर अला अल नज्जार, जो अल तहरीर अस्पताल में बच्चों की डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर, उनके अपने खुद के 9 बच्चों की लाशें उसी इमरजेंसी रूम में लाई गईं आज, जहां वो ड्यूटी पर थीं। बच्चों की डॉक्टर के पास 9 बच्चे आए, बेजान जिस्म, खुद के बच्चे। इसराइली एयर स्ट्राइक ने उनके घर को खान यूनिस में आज 24 मई की सुबह सुबह निशाना बनाया। बच्चे सो रहे थे। जब वो अपने हस्बैंड के साथ, डॉक्टर हमदी जो उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ ड्यूटी के लिए निकली थी, उनके बच्चे सो रहे थे, तभी इसराइल का बम वहाँ गिर गया। जो शिफ्ट किसी और के बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने शुरू की थी, वो उनके अपने बच्चों के जनाजों पर ख़त्म हो गई। सफ़ेद कफनों में लिपटे 9 जिस्म और बेपनाह खामोशी में पारा पारा हो गया एक माँ का दिल। यही पूछ रहा है कि इनका क्या कसूर था। गजा में लोग बच्चे इसलिए भी ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा से 75-77 साल से पता है कि इसराइल आए दिन गजा पर हमला करके उनके बच्चों की जान ले लेगा। और डॉक्टर अला ने तो आज अपने सब बच्चे एक ही हमले में गंवा दिए। डॉक्टर अला ने जिस अस्पताल में सालों तक मासूम जानों को बचाया, आज वही जगह उनके लिए सबसे बड़ा अज़ाब बन गई। गजा की ज़मीन पर हर दिन कोई डॉक्टर अला सामने आती है। हर दिन कोई माँ अपना सब कुछ खो देती है। बढ़ते हैं, गजा से निकलते हैं, कुछ और ख़बरों का रुख करते हैं। बशर अल असद के बाद सीरिया में जियोपॉलिटिकल मंजर बदल गया है और प्रो ईरान पैलेस्टीनियन फैक्शंस का दमिश्क से निकलना शुरू हो गया है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद नए हुक्मरानों ने, अहमद अल शरा की हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रो ईरान यानी ईरान से मोहब्बत, निस्बत या कुर्बत रखने वाले फ़लस्तीनी फैक्शंस या रेजिस्टेंस मूवमेंट के लीडर्स पर अब दबाव डालकर उन्हें सीरिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सोर्सेस के मुताबिक जो फैक्शंस पहले ईरान से सपोर्ट देते थे और असद के करीबी थे, उनके ज़्यादातर लीडर्स अब सीरिया से लेबनान जैसे मुल्कों में चले गए हैं। अशरक अल औसत की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फैक्शन लीडर जो दिसंबर में असद की हुकूमत गिरने के बाद सीरिया से निकल गए थे, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है कि ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर फ़लस्तीनी फैक्शन लीडर अब दमिश्क में नहीं रहते, उन्होंने दमिश्क को छोड़ दिया है। एक और सोर्स ने यह कन्फर्म किया कि फैक्शंस ने अपना हेडक्वार्टर्स और कैडर्स के पास जो भी हथियार थे, अपने हेडक्वार्टर और कैडर के पास जो हथियार थे, वो सब सीरिया की नई अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिए हैं। यानी वो सीरिया से निहत्थे होकर निकले हैं अथॉरिटीज़ ने। और जाहिर सी बात है, अगर हथियार लेकर जाते तो कहीं से कोई इसराइल उन पर एयर स्ट्राइक कर देता। खैर, अथॉरिटीज़ ने फैक्शन मेंबर्स के नामों की लिस्ट भी मांगी है जिनके पास इंडिविजुअल वेपन थे और उनसे भी हथियार छीने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट अमेरिका की एक अहम डिमांड को पूरा करता है। वो डिमांड थी ईरान बैक्ड आर्म्ड ग्रुप्स का सीरिया से हटना, जो सीरिया से सैंक्शंस हटाने के लिए एक पहली शर्त थी। क्योंकि अमेरिका ने अभी जल्दी सीरिया पर लगभग 50 साल से नाफिज पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। 6 महीने का पहला फेज़ चलेगा उन पाबंदियों को हटाने के लिए। तो इन 6 महीने में टोकन मनी के या टोकन के तौर पर अहमद अल शरा को ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले हर ग्रुप और हर बंदे को सीरिया से निकालना होगा। असल में ये अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है। यानी सीरिया का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां असद के गिरने के बाद तेहरान का असर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है और कभी अमेरिका के दुश्मन रहे अहमद अल शरा अब अमेरिका के महबूब होते जा रहे हैं। क्या दुनिया है! यही अमेरिका था जिसने हज़ारों लाखों डॉलर का इनाम अहमद अल शरा और जोलानी पर लगाया था। यही अमेरिका है जो जोलानी के अब सदर बन जाने के बाद सीरिया से पाबंदियां हटा रहा है, लेकिन कह रहा है कि ईरान का असर कम करो। दुश्मनी सीधे अमेरिका और ईरान की है जो कब से चली आ रही है। खैर, बढ़ते आगे। लेबनान ने फ़लस्तीनी फैक्शंस को रिफ्यूजी कैंप्स में डिसआर्म करने का अमल शुरू कर दिया। यहाँ भी लोगों से हथियार छीने जा रहे हैं। लेबनान ने एक अहम कदम उठाते हुए
अपने रिफ्यूजी कैंप्स में मौजूद फ़लस्तीनी फैक्शन से हथियार छीनने का प्लान तैयार जो किया था उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में लेबनीज़ फ़िलिस्तीनी डायलॉग कमेटी की पहली मीटिंग जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम की मौजूदगी में शाम को या रात को वहां पर हुई। कमेटी ने बताया कि एक मुकर्रर वक्तनामे के मुताबिक फैक्शन से हथियार लेने का अमल शुरू किया जा रहा है। शुरुआत हो गई है, अभी मीटिंग्स होंगी और ये वो वगैरह, कागजात वगैरह कहाँ पर कैसे सब हथियार दिए जाएंगे, सब लिखा जाएगा। यानी जो फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं लेबनान में, अब उनके पास कोई हथियार नहीं रहेगा। हथियार लेबनान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की फोर्स के पास रहेगा। ये डेवलपमेंट एक अहम जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हिस्सा है, जहां फ़लस्तीनी आर्म्ड ग्रुप्स पर लेबनान में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आती है ईरान की खबर। ईरान ने अमेरिका को सीधी और खुली धमकी दी है। कहा है कि अगर कोई शरारत या हिमाकत की तो तुम्हारे लिए नया वियतनाम या अफगानिस्तान तैयार है। ईरान की आर्म फोर्सेस ने अमेरिका को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने रीजन में कोई गलती की तो अंजाम एक और वियतनाम या अफगानिस्तान जैसा होगा। मतलब सीधा अमेरिका को इतनी बड़ी धमकी, वाकई बहुत बड़ी बात है तो कि वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी अपनी कहानी सोच लो, क्योंकि वहाँ से लंबी 20-20 साल जंग लड़ने के बावजूद तुम्हें निकलना पड़ा, भागना पड़ा। मतलब यही तो है। आर्म फोर्सेस की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अमेरिका दोबारा रीजन के मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक हर किस्म के अटैक के लिए तैयार है। ईरान की आर्म फोर्सेस की तरफ से जारी इस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप को झूठा प्रेसिडेंट कहा गया, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो गल्फ कंट्रीज के टूर में मल्टी ट्रिलियन डॉलर के हथियारों की डील करके तेहरान के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। ये ईरानी अखबार कह रहे हैं। ट्रंप ने अपनी सऊदी अरेबिया की विजिट में ईरान को वेस्ट एशिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहा और डिमांड की कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दे, जो कि तेहरान ने हर बार सख्ती के साथ रद्द कर दिया। ईरान का ये साफ कहना है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे और अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी तो उसे ज़ोरदार जवाब भी मिलेगा। और याद रखें कि ज़ोरदार जवाब तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करता हूँ साफ गोई से, ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया भर की जो इधर उधर की मुल्क है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट पर जो मेरा फोकस रहता है, वो आप तक पहुँचा दी होगी बिना लाग लपेट के। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।